हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर में हमारे जो ऑप्शनल पेपर होते हैं, हम अपनी आज की वीडियो में उसी के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि एनवायरमेंट एजुकेशन, जिसका पेपर कोड है E503। हम अपने इन्वायरमेंट एजुकेशन में यूनिट 1 के अंतर्गत वन संसाधन हमारा टॉपिक है, हम इसमें अध्ययन करेंगे। वन मनुष्य मात्र के लिए उपयोगित का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वनों के द्वारा मनुष्यों की बहुत सारी जो जरूरतें हैं वह पूरी हो जाती है। जो ये देखा जाए कि मनुष्य को बिना किसी शुल्क के ही वनों से बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे कि जलाऊ लकड़ी की बात ले लीजिए, वनों से हमें जलाऊ लकड़ी मिल जाती है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, क्योंकि बहुत से पशु पेड़ पत्ते खाते हैं, और पेड़ों के द्वारा ही जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, वह भी हमें प्राप्त होती है। मानव अपनी आदि अवस्था से लेकर आज तक भी वनों पर निर्भर रहा है। यानी कि जब मानव का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज वर्तमान की स्थिति में आज तक, यानी कि वह क्या है, वनों पर निर्भर है। वन मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि कैसे प्रभावित करते हैं? यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी करते हैं और परोक्ष रूप से भी करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करते हैं। ये मान लीजिए कि वनों के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी, जिससे मनुष्य का अस्तित्व जो है संकट में पड़ जाएगा। वनों से अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे गोंद प्राप्त होता है, रेसिन है वह प्राप्त होता है, रबड़ प्राप्त होती है, चिकल इत्यादि, यानी कि चिकल प्राप्त होती है। वन जलवायु के नियंत्रणकर्ता भी कहे जाते हैं, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करते हैं कौन? वन। यानी कि इसीलिए वनों को जलवायु का नियंत्रणकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत हद तक जो हमारे वन होते हैं वह हमारे क्लाइमेट को, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको, यानी जो जलवायु है उसको नियंत्रण करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। वनों की भूमिका, यानी कि भूमि अपरदन तथा बाढ़ नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण होती है। वन, जो हमारे वन होते हैं वह भूमि का जो अपरदन होता है उसका नियंत्रण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ये मान लीजिए कहीं नदी के किनारे नदी का जल स्तर जब काफी बढ़ जाता है तो उसका जो पानी है वह बाहर बहने लगता है, यानी कि अपने किनारे को बदल बाहर बहने लगता है, और वह अपने साथ बहुत सारे जो उपजाऊ पदार्थ है उनको बहाकर ले जाता है। लेकिन वन उनके रास्ते में रुकावट पैदा करके जो वह भूमि का उपजाऊ भूमि का अपरदन करते हैं उसका वही निक्षेपण कराते चले जाते हैं। इसलिए जो वन होते हैं वह बाढ़ क्षेत्रों में भी बहुत लाभदायक होते हैं। संसार की बढ़ती हुई आबादी के लिए लकड़ी की मांग भी बढ़ रही है, अतः वनों को पुनर्रोपण तथा संरक्षण अति आवश्यक है। यानी कि अगर यह मान लिया जाए कि जिस प्रकार से आज की इस अंधाधुंध युग में वनों का सफाया किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में इस पृथ्वी पर सभी वन समाप्त हो जाएंगे, तो इस मनुष्य का क्या होगा? इसीलिए वनों की जो ये अंधाधुंध कटाई हो रही है उस अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, या फिर जहां पर सूखे पेड़ों की कटाई हो चुकी है
वहां पर नए पौधों का वृक्षारोपण या नए पौधे रोपण किए जाने चाहिए। यानी कि हमारा ये नियम होना चाहिए कि अगर हम एक वृक्ष को काटते हैं उसके स्थान पे हमें 2 वृक्ष लगाने चाहिए। इसी बात को देखते हुए वनों की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में देखते हैं कि फिलहाल इस संसार के अंदर जितना भी फॉरेस्ट क्षेत्र है यानी कि वन क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या है और पहले क्या थी, वनों की वर्तमान स्थिति। हमारा नया पॉइंट है वनों की वर्तमान स्थिति। विश्व के कुल लगभग 13 बिलियन सतही भूभाग पर, यानी कि कितने बिलियन? 13 बिलियन। ये मान लो हमारा विश्व है, यानी कि पृथ्वी पे पूरा जो विश्व है उसका 13 बिलियन भूभाग पर, यानी कि जो पूरा विश्व है उसका जो 13 बिलियन भूभाग है यानी कि सतही भूभाग है, सॉरी, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर पहाड़ी भी आएंगे, समुद्र भी आएंगे, नदी भी आएंगे और आपके झरने भी आएंगे, झीलें, तालाब भी आएंगी, लेकिन उन सब में से जो 13 बिलियन सतही भूभाग है उनमें उन पर 4.244 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 4.242 मिलियन हेक्टेयर या ये कह सकते हैं 32.6% 32.6% में वन क्षेत्र है। यानी कि हमारे संसार में जितना भी सतही भूभाग है उसके यानी कि 13 बिलियन सतही भूभाग है और उसके 4.242 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन है, या 13 बिलियन भूभाग के 32.6% क्षेत्र पर क्या है या में वन क्षेत्र है। यानी कि हमारे संसार के इतने बड़े क्षेत्र में क्या है, वनों का राज है। ये कह सकते हैं कि हम इतने बड़े क्षेत्र में वन है। कितने? 4.242 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि क्षेत्र है उस पर। और ये कब मापा गया था? 1950 में, यानी कि ये 1950 की बात है। यानी कि 1950 के समय हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी का यानी कि 18 बिलियन सतही भूभाग है उस पर 4.242 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में वन पाए जाते हैं थे। जो 25 वर्ष बाद 1975 में केवल 12% ही रह गए हैं। यानी कि कितने? 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद कब तक? 1975 में। 25 वर्ष के बाद 1975 में कितने रह गए हैं? केवल 12%, यानी कि 2.0%। यानी कि ये आंकड़ा उस टाइम था 32.6%, लेकिन 25 वर्ष के बाद यह रह गया है 12 यानी कि 12.0%। भारत में भी वन क्षेत्र 1999 में केवल 67.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में थे। यानी कि 1999 में भारत में 1999 में कितने थे? 67.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में, 67.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्या थे? वन पाए जाते थे। कब पाए जाते थे? 1999
1999 में। जो कि केवल जो 1.50 मिलियन जो 1.50 मिलियन हेक्टेयर की गति से आगे कम होते जा रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिए 1999 में जितने भारत के अंदर वन पाए जाते थे, अब 1.5 मिलियन हेक्टेयर की गति से, यानी कि हेक्टेयर क्षेत्र की गति से ये वन कम होते जा रहे हैं। यानी कि उस समय जितने बड़े क्षेत्र में वन पाए जाते थे और आज के क्षेत्र में अगर देखते हैं वनों की स्थिति तो बहुत कम है। क्योंकि कमी किस कारण से है? क्योंकि 1.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की जो गति है वह कम होती जा रही है। यानी कि जितनी कटाई वनों की हो रही है उसकी अपेक्षा इतने वन नहीं लगाए जा रहे हैं। वही बात हुई इस आधुनिक युग में, बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उन सभी को बसाने के लिए जो वन क्षेत्र है उनकी कटाई की जा रही है, उनकी जमीन समतल की जा रही है, जिनमें कृषि वगैरह की जा रही है या बहुत बड़े बड़े कारखाने स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसी कारण से इनकी जो स्थिति है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारत के घटते वन को ध्यान में रखते हुए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय कृषि आयोग, नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन। यानी कि इस आयोग की क्यों आवश्यकता पड़ी? इस आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो भारत का वन क्षेत्र है वह प्रति वर्ष की दर से बहुत तेजी के साथ घट रहा था, इसलिए इस आयोग की स्थापना की गई। आयोग का नाम था नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1970 में की गई थी। यानी कि इस आयोग की जो स्थापना की गई थी वह 1917 में की गई थी, जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन। इस आयोग पर अपना अंतिम प्रतिवेदन वर्ष 1976 में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि ये जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था इसने अपना प्रतिवेदन यानी कि लास्ट प्रतिवेदन 1976 में प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट में एक ऐसे कार्यक्रम की अभिशंसा की गई है जिससे ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में संपूर्ण परिवर्तन लाया जा सके। यानी कि ये एक ऐसा आयोग था जिसने ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि इस प्रतिवेदन में जो प्रशंसा की गई है उसके द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। विशेषकर वनों की स्थिति सुधारने और अधिक से अधिक भूभाग पर वृक्षारोपण करना इस आयोग की अभिशंसाओं का मुख्य लक्ष्य था। यानी कि ये जो आयोग था ये यही चाह रहा था कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी कि अधिक से अधिक वन लगाए जाए, और साझेदारी प्रमुख स्थान पर रखती है। सॉरी, इसे आयोग ने सामाजिक वानिकी नाम दिया। यानी कि जो हमारा सामाजिक वानिकी है इस आयोग ने ही इसे नाम दिया था, इस चीज को जो वनों का संरक्षण कर सके। इस कार्यक्रम में आम जनता की भागीदारी, सहयोग और साझेदारी प्रमुख स्थान रखती थी। यानी कि इस काम के लिए इस आयोग ने यह कहा कि यह काम तभी सही प्रकार से सुचारू
इसे जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए कार्यक्रम भी कहा जाता है। जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था, उसने एक आयोग की स्थापना की जिसे सामाजिक वानिकी कहा गया, सोशल फॉरेस्ट कहा गया। और इस सामाजिक वानिकी को यानी कि उन्होंने ये नाम दिया कि यह जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए कार्यक्रम है। इसी सहभागिता के आधार पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम में भी कहा जाता है। जो हमारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किससे नाम किसने दिया था? जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन था, उसने यह नाम दिया था सामाजिक वानिकी। और इसी सामाजिक वानिकी को सामुदायिक वानिकी भी कहा जाता है, यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट कार्यक्रम भी कहा जाता है। सो गाइस, ये बात सत्य है कि अगर इस संसार के अंदर या भारत के अंदर ही मान लीजिए, जिस दर के साथ फॉरेस्ट यानी जंगलों का, वनों का विनाश हो रहा है, कटान हो रहा है, तो आने वाले समय में यहाँ पर जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि वनों से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जो मानव जीवन है उसको बहुत ही लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि वनों से क्या होता है, हमारे प्राणवायु प्राप्त होती है और यह हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि जो जलवायु है उसको भी नियंत्रण में रखता है, बाढ़ में हमारा फायदा करता है और जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसकी रक्षा करता है। क्योंकि जब अधिकतर यानी कि लगातार कई दिनों तक अगर बारिश होगी और बारिश के साथ जो बारिश का जल है वह हमारी उपजाऊ भूमि को एक स्थान से दूर तक ले जाकर नदियों में बहा देगा और वही उपजाऊ जो हमारी मिट्टी की परत है वह नदियों के सहारे समुद्र में चली जाएगी, तो वह कृषि योग्य भूमि नहीं बच पाएगी। लेकिन हमारे जो वन है वह जो बरसात का पानी अपर्दन करते हैं तो उनके सामने रुकावट पैदा करके निक्षेपण का कार्य करते हैं, यानी कि जब वह तेज गति से आते हुए जल के सामने एक अवरोध का काम करेंगे तो क्या होगा, जल उनसे टकराएगा और उसकी गति मंद हो जाएगी, जिससे कि वह अपने साथ जो उपजाऊ भूमि मिट्टी है उसे जो बहाकर ले जा रहे हैं तो उसका वह वही निक्षेपण कर देंगे और अपनी धीमी गति से आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जो वन होते हैं हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। सो गाइस, हमारा यह टॉपिक यही नहीं था। हम कल अपने नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए